हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। मतलब हम लोग जानने वाले कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड होते हैं या फोए होते हैं। फ्रेंड मतलब दोस्त और फोए मतलब दुश्मन। तो यही हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में। आपने, मैंने, हम सभी लोगों ने बहुत अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे। इसके अलावा और भी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हमारे अराउंड सराउंडिंग में, जो हम लोग नॉर्मली उन्हें देख नहीं सकते, विच वी कैन नॉट नॉर्मली सी। तो उन्हें बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। तो उनमें से आप कुछ भी बोलो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। जैसे एग्जाम्पल, आपकी ये एग्जाम्पल बहुत सारे होता है जगहों पे। जैसे रेनी सीजन चल रहा है और आपके घर में ब्रेड रखा है 1-2 महीने से, और वो एकदम ऑयली ऑयली एंड ग्रेइश, ग्रीन ग्रेइश पैचेस पड़ गए, और मतलब ब्लैक राउंडेड पैचेस पड़ गए हैं, और मतलब टेक्सचर हो गया ऐसे ग्रीनिश ग्रीनिश टाइप। फंगस बोलते हैं हमारे घर वाले उसे। तो फंगस पड़ जाता है वो ब्रेड में। तो वो कैसे होता है? आपने देखा होगा, जो फंगस पड़ जाता है तो वो फंगस जो होता है ना, वो फंगस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। वो हम लोग आगे जानेंगे। तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर्स आते कहाँ से और क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स। तो ये हम लोग जानने वाले हैं आगे। सबसे पहले तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में जानने वाले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते क्या है। हम लोग ने पहचान लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हम नॉर्मली देख नहीं सकते अपने अपने सराउंडिंग में होते तो है, पर हमको दिखते नहीं है वो। जो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो वाटर में होता है, सॉइल में होता है। अब आप सोच रहे हो कि हमारे वाटर में भी, मतलब पानी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आए? तो पानी में भी जो मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स में मिले होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सॉइल जो होते हैं, सॉइल में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़रूरत है सॉइल में भी, ताकि वो सॉइल को क्या कर सकते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं इन लोग, ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हैं, ये हमें एकदम एकदम बहुत छोटे होते हैं, तो हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, हम लोग अनएडेड आइज से नहीं देख सकते। इसका एग्जांपल मैंने आपको बोला, फंगस जो ब्रेड पे ग्रो हो जाता है, वो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, या माइक्रोस्कोप होता है तो उससे देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर मैंने बोला कि और भी कुछ जो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख सकते हैं फंगस, बट और भी कुछ अलग अलग ऐसे मतलब लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, तो वो हम लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। तो यही कारण है इन सब का नाम, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स का नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसीलिए रखा है क्योंकि एकदम माइक्रो है। माइक्रो मतलब एकदम टाइनी, छोटे। और ऑर्गेनिजम्स मतलब जो लिविंग थिंग्स होती है उनको ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं हम लोग। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं 4 ग्रुप्स में। वो 4 कौन से ग्रुप्स हैं? फर्स्ट है प्रोटोजोआ, सेकंड फंगाई, थर्ड प्रोटो थर्ड मतलब बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गे, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। बट उससे पहले आपको पता है कि वायरस क्या होता है? तो वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक है, पर वो डिफरेंट है कुछ अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मतलब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गी इन सबसे अलग है। ये क्या डिफरेंट है? अब कैसे मतलब हाँ, ये रिप्रोड्यूस करता है होस्ट सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करता है। बट जो मतलब बैक्टीरियम भी हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। बट ये क्या करता है ना, ये ऐसे हमें दिखेगा नहीं। ये एकदम एकदम मतलब हवा में उड़ता है, यानी हवा मतलब वायरस जो होता है वो हवा के साथ मिक्स हो जाता है। जैसे कोई इंसान को कोल्ड हो गया तो वो कोल्ड हमारे मतलब वो छींकेगा हमारे ऊपर, वो स्नीज करेगा हमारे ऊपर, तो हमें भी वो हो जाएगा कोल्ड। वो कैसे हो रहा है, ये कैसे कवर कर रहा है एक दूसरे के ऊपर? क्योंकि उसमें वायरस है, उसको वायरस हुआ है ना। यहाँ पे जैसे लिखा है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू भी बोलते हैं। और ये सब किससे हुआ है? और जो सीरियस डिजीज लाए हुए हैं जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स, ये सब किससे हुआ है? ये सब हुआ है वायरस से। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि जो प्रोटोजोआ है उसको प्रोटोजोन्स भी बोलते हैं। अब प्रोटोजोआ से भी कुछ डिजीजेस कॉज होती है, जैसे डिसेंट्री होती है, मलेरिया होता है, ये प्रोटोजोआ से होती है। जहाँ पर बैक्टीरियल डिजीजेस जो होती है ना, वो टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस कहलाती है।
इसके आगे जानते हैं हम लोग इसके आगे क्या है। तो इसके आगे हम लोग ने कुछ डिजीजेस पढ़ी जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आती है। बट उससे पहले हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे डायग्राम्स है, कैसे कैसे दिखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये बैक्टीरिया है और आप सोच रहे हो कि हम लोग ये बैक्टीरिया को कैसे देख सकते हो, बल्कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखते हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे माइक्रोस्कोप से लिया हुआ ये पिक्चर, और तभी आपको ये दिख रहा है। तो ये बैक्टीरिया ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना। फिर आए हमारे एल्गे और प्रोटोज़ोआ। तो ये दोनों जो है ये एल्गे की टाइप्स हैं और ये प्रोटोज़ोआ का टाइप्स है। आपने अमोइबा और स्पाइरोगायरा के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके नीचे इसके नीचे है फंगाई के बारे में, फंगाई का डायग्राम है। तो ये ब्रेड मोल्ड है, दिस इज़ द ब्रेड मोल्ड, दिस इज़ द पेनिसिलम, दिस इज़ द एस्परगिलस। जो मैंने आपको बताया कि जो रेनी सीजन में ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाता है, तो वही होता है ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ये इससे ही होता है। तो ये है वायरस की जो डायग्राम है यहाँ पे, मतलब वायरस की पिक्चर है। वायरस इस तरीके का ऐसा बताया गया है कि इस तरीके का दिखता है यहाँ पर। सो ये वायरस की पिक्चर है। इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन था कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स रहते कहाँ पे। तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया है, एल्गी, प्रोटोज़ोआ जैसे, फंगाई जैसे, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो ये अलग अलग मतलब हमारे सराउंड्स में रहते हैं। मतलब आपके आजू बाजू रहते ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो आपके बाजू में रहते हैं, आपके सराउंडिंग्स में रहते ही है। जैसे ये हर जगह पर रहते हैं, हर टाइप्स की जगह पर रहते हैं। और उसके अलावा जो एकदम कोल्ड आइस कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ पे भी रहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे भी रहते हैं। डेजर्ट्स में रहते हैं, मार्शी लैंड्स मतलब जो एकदम कीचड़ वाली जगह होती है ना, तो उससे मार्शी लैंड्स बोलते हैं। तो ये मार्शी लैंड्स में भी रहते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं ये आपको ह्यूमंस एनिमल्स के बॉडीज़ के अंदर मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लाइफ में एकदम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और इसके कुछ हार्मफुल वेज भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। जो हार्मफुल वेज कौन से होते हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है ना। और बेनिफिशियल वेज कौन से होते हैं मैं बताती हूँ। तो जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो हमारे बहुत सारे हेल्प में आते हैं। उससे हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ आते हैं। जैसे इन लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स हमारे कर्ड के प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, ब्रेड के प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, केक के प्रिपरेशन में हेल्प आते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बहुत सालों से जो अल्कोहल होता है उसके प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अल्कोहल जो बनता है ना वो उसमें हेल्प आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इन सब चीज़ों के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के क्लीन अप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी। कैसे हेल्प करते हैं देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ कि ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था कि ये जो मैन्योर होता है वो कैसे बनता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होते हैं, जो वेजिटेबल के पील्स रहते हैं, रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स होते हैं, फेसियस होते हैं, ये सब। इसके अलावा ये सब जो है ये मैन्योर है। ये तीन जो है ये मैन्योर का टाइप, मतलब मैन्योर इसी चीज़ से बनता है। और ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब मैन्योर ही होता है। तो जो एनिमल्स मर जाते हैं तो उन वो जो आपने देखा होगा कि कोई कबूतर की डेथ हो जाती है, कबूतर मर जाता है, तब वो कुत्ता लेके चले आता है। तो कुत्ते के अलावा कुत्ता नहीं होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मतलब चींटी चींटी हो जाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कोई कीड़ा मर जाता है, कीड़े के अलावा जो चींटियाँ होती है वो चींटियाँ मतलब चींटियाँ खा लेती है, बट चींटियाँ के अलावा वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी खा लेते हैं। किसको, वो कोई भी एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उनको। फिर वेजिटेबल वेस्ट का एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊँ तो वेजिटेबल वेस्ट मतलब जो वेजिटेबल के छिलके, तो वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं वो भी खा लेते हैं उन लोग, मिट्टी में मिक्स होते हैं वो भी खा लेते हैं, है ना। और फिर
इसके आगे जाओ तो इसके आगे हमको पढ़ाया जाएगा कि जो माइक्रो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे जो दवाइयाँ है, मेडिसिन्स है, इसके प्रिपरेशन में भी हेल्प आती है। आपने ये तो पढ़ा होगा जो फ़िश है वो भी दवाइयाँ बनाने में हेल्प आती है, बट उसके अलावा जो बैक्टीरिया है ये भी हेल्प आता है मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में, और एग्रीकल्चर में भी हेल्प आता है। अब एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प आता है, ये सब बेनिफिट्स बता रही हूँ मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, ये सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स करके हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे इंक्रीज करता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो प्रिपरेशन ऑफ कर्ड और ब्रेड और केक की हेल्प आता है। तो यहाँ पे पहेली हमें बोल रही कि पहेली ने बोला कि मैंने मेरी मम्मी को देखा था थोड़ा सा दही डालते हुए मिल्क में, गरम दूध में, और दही बनाने के लिए। तो वो पहेली सोच रही है कि ऐसा क्यों। तो जो कर्ड कंटेन करता है बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑफ दीज जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस जो है वो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ना आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कौन फिक्स करता है, कौन सा बैक्टीरिया फिक्स करता है, वो फिक्स करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। बट जो कर्ड कर्ड कौन सी बैक्टीरिया से बनता है, कर्ड का फॉर्मेशन कौन सी बैक्टीरिया से होता है, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है यही हेल्प करता है, यही प्रोमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यही बनाता है कर्ड। ठीक है ना। ये क्या करता है, अगर हमने थोड़ा सा भी एक स्पून में हो जाता है वैसे तो एक स्पून अगर हमने गर्म दूध में थोड़ा सा कर्ड डाला तो वो जो पूरा दूध है वो भी कर्ड बन जाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, पिकल्स और भी बहुत सारे फूड आइटम्स, उसमें बैक्टीरिया का हाथ ही होता है, मतलब बैक्टीरिया ही इन्वॉल्व होता है। बैक्टीरिया का काम होता है कि वो कुछ फूड आइटम्स, जैसे चीज़ खाते हो आप, चीज़ क्यूब्स होते हैं ना, तो वो चीज़ में हेल्प करता है, पिकल्स अचार बनाता है, फिर बहुत सारे अलग अलग फूड आइटम्स, केक, ब्रेड, है ना। तो जो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रवा का, मतलब सूजी का, इडली और भटूरा जिसमें कर्ड होता है। कैन यू गेस व्हाई? जो बैक्टीरिया और ईस्ट जो हेल्प करते हैं हमारे फर्मेंटेशन ऑफ द राइस, इडलीज और एंड डोसा बैटर। मतलब अगर आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में डोसा या इडलीज बनती होगी तो आपने देखा होगा कि मतलब जैसे केक में आपने देखा होगा तो केक में क्या डालते हैं, ईस्ट डाला जाता है। फिर भटूरा जो होता है, भटूरे में ईस्ट डाला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो फूले। भटूरा आपने देखा है, भटूरा कितना फूलता है। आपने देखा होगा केक, तो केक मतलब डाला होता है, कभी कभी डाला होता है, एग डालते हैं केक में वैसे तो। फिर इतना नहीं डालते केक में वैसे तो इस, बट उसके अलावा ये होता है कि पाव, अगर देखा होगा आपने पाव बनते हुए, तो पाव में जाता है ईस्ट, और वो इसीलिए पाव इसलिए फूलता है क्योंकि उसमें ईस्ट होता है और वो फर्मेंटेशन करता है। इडलीज में देखा होगा आप, ये फर्मेंटेशन करता है, इसमें बैक्टीरिया ही होता है। तो जो ईस्ट है ना, ईस्ट वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई, तो ये एक्टिविटी में क्या बताया गया है ना, हमको 1.5 kg फ्लोर या आटा, मतलब मैदा आटा कुछ भी ले लेना है, उसमें थोड़ी सी चीनी और उसमें थोड़ा गर्म पानी मिक्स कर देना है ना। आपको थोड़ा सा एकदम स्मॉल अमाउंट में आपको ईस्ट पाउडर डालना है और उसे नीड कर लेना है, और नीड करना है क्योंकि हमें उसका सॉफ्ट डो बनाना है। तो आप अगर उसे 2 घंटे के लिए छोड़ दोगे, मतलब सॉफ्ट डो बना के छोड़ दोगे, बंद कर दोगे, मतलब क्लोज कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो आप देखोगे जो मैदा था ईस्ट पाउडर के साथ, वो पूरा एकदम फूल जाए, एक रेज्ड हो जाएगा, तो वो रेज्ड मैदा हो जाएगा। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ईस्ट जो होता है, ईस्ट में होता है बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। तो वो फर्मेंटेशन से ही क्या होता है, फुल जाता है। वो कैसे होता है, तो ईस्ट ईस्ट क्या करता है, ईस्ट रैपिडली प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये रेस्पिरेशन के जब बंद किया होता है हमने, जब मतलब जब ईस्ट पर डाला होता है तब से जो ईस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना स्टार्ट करता है रेस्पिरेशन के टाइम। फिर आपने जो
बबल्स देखते, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। फिर वो ऐसे फर्मेंटेशन होते होते कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है, बबल बबल होते हैं, और पूरा जो होता है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो यही होती है ईस्ट में, इसीलिए बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज़ इसीलिए किया जाता है। तो ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स, ये सब इसी के लिए फूले फूले से रहते हैं। अब इसके अलावा कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसके कमर्शियल यूज़ कैसे होते हैं? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, यहाँ पे भी लिखा है विनेगर बनाने के लिए। तो ये कमर्शियल जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट, वो ईस्ट इसमें होता है, मतलब अल्कोहल में होता है, वाइन में होता है। तो ईस्ट जो होता है ना, वो ऐसे एक नॉर्मल शुगर जैसे, नेचुरल शुगर जैसे ग्रोन किया जाता है, जो मतलब ग्रेन्स में प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट होता है, जैसे बार्ली, वीट, राइस, जूसेस होते हैं, क्रश फ्रूट जूसेस होते हैं, और भी बहुत सारे, तो उसमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? तो जब आपने देखा होगा कि, आई डोंट नो कि आपने देखा है कि नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा है, बट यहाँ पर बताया है कि, मतलब मैंने पढ़ा है इसके बारे में, कि जो अल्कोहल की जो स्मेल होती है वो शुगर जैसी होती है, मतलब जो शक्कर की स्मेल होती है ना, शक्कर की, चीनी की स्मेल, तो वैसी होती है, बट उसे कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में, मतलब वो अल्कोहल ही रहता है, बट चीनी की स्मेल से उसको ईस्ट डाला जाता है उसमें। तो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट पे स्मेल चेंज हो गई, तो ईस्ट जैसे ही अल्कोहल में डाला वो कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल जो अल्कोहल होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो वो शुगर जैसा था पहले, फिर उसमें ईस्ट डाला तो फिर वो नॉर्मल अल्कोहल जैसा फिर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यही प्रोसेस को, मतलब जो कन्वर्शन, शुगर को कन्वर्ट करके अल्कोहल में मतलब शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में किया जाता है, उसे ही बोलेंगे फर्मेंटेशन। अभी ये फर्मेंटेशन कैसे डिस्कवर होता है और किससे हुआ था? तो फर्मेंटेशन हुआ था लुइस पेस्चर से 1857 में। ठीक है ना? फिर अभी हम पढ़ेंगे मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेन्स। अभी मेडिकल मेडिसिनल यूज़ भी आता है माइक्रो ऑर्गेनिम्स का। तो जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, जैसे पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो होती है वो भी एक मेडिसिन, मतलब वही होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो मेडिसिन होती है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। तो मेडिसिन जो होती है वो किल कर देती है और स्टॉप कर देती है इन डिजीज़ का, जो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली डिजीज़ रहती है, मतलब होता नहीं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही मारते हैं, मतलब डिजीज़ को मारते हैं, मतलब जो डिजीज़ होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और जो आपकी इंजेक्शंस हो गई, कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट्स हो गई, इसमें भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट ये हार्मफुल नहीं होते। जो हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करती है, जैसे वायरस, तो इसको ही मतलब जो इसीलिए हमें एंटीबायोटिक्स इसलिए देते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है वही माइक्रो ऑर्गेनिम्स दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मारते हैं। तो जो अभी ज़माने में थे, मतलब अभी चल रहे हैं बहुत एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया से, फंगाई से। इसके मतलब ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम हैं: स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमिसिन। और ये सब क्या है, ये कुछ क्या है, ये कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स है जो फंगाई और बैक्टीरिया से बनते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि पेनिसिलिन का कैसे डिस्कवर हुआ था। तो 1927 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो अपना वर्क कर रहे थे डिजीज़ के कल्चर में, जो बैक्टीरिया कॉज करते थे। ठीक है? तो उन्होंने सडनली देखा कि जो एकदम छोटे छोटे बहुत कम ग्रीन मोल्ड में एक उसके कल्चर प्लेट में उन लोग ने उनने उसने ऑब्जर्व किया कि वो प्रेजेंस था मोल्ड का, वो प्रिवेंट कर बैक्टीरिया का ग्रोथ,
मतलब वो ग्रोथ, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ था वो प्रिवेंट करता था। इनफैक्ट वो बहुत सारे बैक्टीरिया को मारता भी था। तो ये किससे हुआ था, ये मोल्ड किससे प्रिपेयर था, वो पेनिसिलिन से प्रिपेयर किया था। और पेनिसिलिन क्या होता है, मतलब मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेन्स है वही माइक्रो ऑर्गेन्स किल करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही पेनिसिलिन ने किसको किल किया, बैक्टीरिया को किल किया, है ना। जो एंटीबायोटिक्स होती है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं एक ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे वो क्योर करती है वैरायटी ऑफ डिजीज, बहुत अलग अलग डिजीज होती है, तो उसमें हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो इवन मिक्स होती है लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री से। किसकी क्यों होती है, टू चेक माइक्रोबायल इन्फेक्शन जो एनिमल्स में होता है। वहाँ पे जो प्लांट डिजीज होती है वो भी प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें याद रखना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक्स है वो हमें खुद से नहीं लेना चाहिए कभी भी। जो एंटीबायोटिक्स है वो डॉक्टर की एडवाइस से, जब और एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से हमें लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारे हेल्थ में वो ज़्यादा आ गई या हम मतलब हमने ज़्यादा ही खा ली उसे, तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी। और अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो जब आपका कुछ काम भी नहीं है, तो ये रॉन्ग डोजेस भी हो सकते हैं, मतलब ये आपकी बॉडी में डिसइफेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी बॉडी को ख़राब भी कर सकते हैं। जैसे मतलब जैसे मेडिसिन में ड्रग्स होते हैं वो लेस इफेक्टिव होते हैं व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स जो अननेसेसरी होती है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो मतलब अननेसेसरी कोई भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया को, मतलब जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में काम का है, कुछ भी काम का है, उसे भी मार सकता है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स इतना भी हमें नहीं लेना चाहिए। तो कोई बेनिफिशियल बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में जो कुछ वर्क करता है सप्लाई करने में हमारी बॉडी में, तो वो उसे भी किल कर सकता है। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारे इफेक्टिव नहीं रहते, जैसे कोल्ड फ्लू हो जाता है अपने को कोल्ड और फ्लू हो जाता है, तो ये वायरस से क्रॉस होता है। तो वायरस जो होती है इसकी अलग बीमार दवाइयाँ होती है, जैसे आपने देखा होगा सर्दी की खांसी की दवाई होती है, तो उसकी अलग दवाइयाँ होती है वायरस की। अब नीचे चलते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन के बारे में है कि पहेली हमारे से एक क्वेश्चन पूछ रही है। पहेली ने पूछा कि क्यों जब बच्चे छोटे होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं तो उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं उनको वैक्सीनेशन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों, मतलब अगर हम वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो मतलब जैसे आपने देखा कि हम सभी लोगों ने वैक्सीनेशन लिया हुआ है, क्योंकि देखो बचपन में हम लोग सभी लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, क्यों लिया होता है, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो हमें कुछ खतरनाक डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे हमें पोलियो हो सकता है, और भी हमारे जो क्या होता है, और भी बहुत अलग अलग डिजीज़ होती है। और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब पहले से हमारी बॉडी प्रिपेयर रहती है उसके लिए कि और बहुत सीरियस और डेडली डिजीज़ भी आती है, बट ये वैक्सीनेशन की वजह से हमारी बॉडी उससे फाइट कर लेती है। और मतलब इसलिए दिया था क्योंकि हमारी बॉडी इसके लिए तैयार रहती है और फास्टर इसके लिए मतलब एकदम रहती है, इसे फाइट कर लेती है, ठीक है। जैसे पोलियो होता है, टेटनस होता है, बहुत सारी बीमारी है ना, टेटनस भी होता है, बहुत सारी अलग अलग एकदम डेंजरस डिजीज़ होती हैं, और डायफ्थीरिया होती है ना। तो ये अगर हम नहीं लेंगे तो ये मतलब जो डिजीज़ें होती है ये चाइल्ड टू चाइल्ड, मतलब ये बच्चों को हुआ तो वो बच्चे ने कुछ कोल्ड या फ्लू हुआ इसको, और इससे मतलब बढ़ती जाती उस बच्चे को इस बच्चे से हुआ, चाइल्ड टू चाइल्ड ऐसे बढ़ती जा रही है ना। इसीलिए हमें बचपन में वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो आपको भी समझ में आ गया कि बचपन में हम सभी लोगों को ऐसे मतलब जो एकदम स्मॉल फिंगर लिटिल फिंगर में आपको ऐसे ब्लैक कलर का कुछ लगाया जाता था, तो वो वैक्सीनेशन का ही था। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibiotics to fight the invader. जब हमारी बॉडी में जो डिजीज़ होती है जो माइक्रोब कैरी करती है, जब हमारी बॉडी में एंटर करती है तो हमारी बॉडी रैपिडली क्या करती है,
एंटीबॉडीज़ को निकालती है और फाइट करने लग जाती है। जो बॉडी होती है वो हमेशा रिमेंबर रहती है, हमेशा याद रखती है कि उनको जब अपनी बॉडी में कि कोई माइक्रोब एंटर करे तो कैसे फाइट करना, हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ द एंटर्स अगेन, इफ इट एंटर्स अगेन। और जब कोई डेड या वीकेंड माइक्रोब हमारे एंटर करता है हमारी हेल्दी बॉडी में, तो जो बॉडी फाइट्स कर जो बॉडी हमारी बॉडी फाइट करती है और किल करती है इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबायोटिक्स। जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है रैपिडली, क्या करती है, जब कोई ऐसे मरा हुआ एकदम मरा सड़ा हमारी बॉडी में हेल्प आता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर लेती है। जो एंटीबायोटिक बॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़, इससे एंटीबॉडीज़ बोलेंगे, तो एंटीबॉडीज़ जो है वो रिमेन करती है एकदम बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी में ही रहती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट करती है जो जिसमें माइक्रोब्स होते हैं। तो इसीलिए यही डिजीज़, ये मतलब यही रीज़न है कि यही रीज़न है हम वैक्सीन लेते हैं, और वैक्सीन वर्क्स इसी रीज़न से करती है। और भी कुछ डिजीज़ होती है जिसमें जैसे होती है क्लोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकता है। जैसे अभी जस्ट मतलब अभी 2019 में आया था कोविड-19, तो कोविड-19 कोरोना होता था, उसके लिए भी वैक्सीन्स निकल गई, मतलब छोटे बच्चों के लिए निकल गई है। पहले तो बड़े लोगों की थी, मतलब जो 40 अप है उनके लिए थी, फिर जो 18+ और उनके लिए आई, फिर अभी छोटे बच्चों के लिए भी आ चुकी है, तो आप लोग भी वैक्सीन लेना ना भूलें। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स है इसका डिस्कवर कैसे हुआ, मतलब स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है इसका डिस्कवर कैसे हुआ। तो ये 1798 में हुआ था, और कैसे हुआ मैं आपको कभी और बताऊंगी, बट किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया इसका डिस्कवर, इसकी वैक्सीन का डिस्कवर, उसकी बीमारी का डिस्कवर नहीं। अगर हमारे ने आपको बताया कि हमारे चाइल्डहुड में अगर हमने इंजेक्शन नहीं लेती है, हमारी बॉडी इसके लिए पहले से तैयार नहीं होती है, तो हमें भी कुछ भी डिजीजेज हो सकती है, एंड दिस इज़ नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। हाँ, और अगर आप लोगों को इसके बारे में और आगे जानना है तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प लेके आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। और जो एसेंशियल होता है हमारी, मतलब जो चिल्ड्रन की बॉडीज़ में जो डिजीज़ होती है वो एकदम मतलब ज़रूरी रहती है कि प्रोटेक्ट करें इन डिजीज़ से, नेसेसरी। और मास्क पहनना चाहिए हमें। जो वैक्सीन होती है वो मतलब कोई जो कुछ वैक्सीन होती है, हेडेक की वैक्सीन, स्टमक एच की वैक्सीन, वो वैक्सीन हमारे नियर बाय हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स में हमें मिल जा सकती है, ठीक है ना। और हमें डॉक्टर्स, वेरीफाइड डॉक्टर्स से ही हेल्प लेके पूछना चाहिए कि दिस मेडिसिन इज कैन वी टेक दिस और कैन वी नॉट टेक दिस, तो you have to ask this to the doctors. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the pulse polio program. Polio drop given to the children are actually a vaccine. आपने देखा होगा पहले आपको सुई मिलती थी, एक पोलियो ड्रॉप आता था पहले बचपन में आपको, मतलब मिलता था, आपके पेरेंट्स को याद होगा। तो आपने अगर टीवी में अगर आपके एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा या न्यूज़पेपर में देखा होगा, अब एक प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन चल रहा है अगेंस्ट पोलियो। पोलियो एकदम खतरनाक बीमारी है जो कोई भी बच्चे को हो सकती है या बड़े को भी हो सकती है। अगर बड़े ने बचपन में वैक्सीन नहीं ली या ड्रॉप्स नहीं लिए, पोलियो ड्रॉप्स नहीं लिए, तो उसे भी हो सकते हैं। बट हम सभी लोग ने, अभी तो हर जगह पर चल रहा है पोलियो, और अभी घर घर आके पूछते हैं कि ली नहीं ली, वो नहीं ली, ये ली। और अभी से हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स के बाहर भी आप देखते होंगे कि नर्स आके लगाती है, डॉक्टर्स आके लगाते हैं। तो वही पोलियो जो ड्रॉप्स है वो हर बच्चों को मिलना चाहिए, और ये हर बच्चे को दिया जाता है। और ये जो ड्रॉप इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये भी एक वैक्सीन ही है। वैक्सीन ऐसा नहीं कि वैक्सीन मतलब इंजेक्शन ही रहता है, तो वैक्सीन मतलब जो ड्रॉप्स भी हो सकती है, मेडिसिन भी हो सकती है, वैक्सीन मीन्स इंजेक्शन भी हो सकती है ना। इसलिए हर बच्चे को जो है वो पोलियो ड्रॉप्स मिलने चाहिए और वैक्सीन मिलने टाइम पे टाइम, क्योंकि मतलब पोलियो जो बहुत एकदम खतरनाक बीमारी है। जो पोलियो है वो एक प्रोग्राम चल रहा है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, है ना।
तो एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन है एक अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, वो जो फाइनली अपने इराडिकेशन में पूरे पूरे मतलब अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में, बहुत अलग मतलब कुछ मोस्ट पार्ट में वर्ल्ड में जा रहा है। तो जो वैक्सीन्स है वो बने होते हैं बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत सारे स्केल में बने होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिम्स मतलब जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प नहीं, हार्म नहीं करते हैं, हेल्प करते हैं, बट ये हमारी जो हमारे ह्यूमंस है, एनिमल्स हैं, बहुत सारी अलग अलग डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं इनको। हमने भी खाई है, मतलब जैसे हर जो इंसान रहता है उस मतलब जो बचपन में आप देखते हो कि आपको खांसी सर्दी की दवाई खाती है तो उसमें फ़िश होती है, फ़िश का जो ऑयल होता है ना, तो उसमें वो होता है। और जो एंटी बॉडीज़ हैं उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते, मैंने बहुत बार बोला ये। तो और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, जैसे डिजीज़ होती है ना। तो वही अभी हम उसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो एबल टू फिक्स, वो हमारे जो नाइट्रोजन है इसको फिक्स कर सकते हैं बाय एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। मतलब ये जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होती है हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होके, और ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को, नाइट्रोजन के साथ सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इन जो माइक्रोब्स है ये, इनको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। उसके आगे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, पिक्चर है, जो यहाँ पे बताया गया है कि जो नाइट्रोजन है ये फिक्स करता है, क्या करता है, सियानो बैक्टीरिया है जो मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वही है, उसे फिक्स करता है ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है वो कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे क्लीन करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके स्कूल में बहुत सारे पेड़ लगाए होंगे और स्कूल का जो गार्डनर भी होगा, तो वैसे ही पहेली और बोझो ने ऑब्जर्व किया था स्कूल के गार्डनर को मैन्योर बनाते हुए। तो पहेली और बोझो ने क्या सोचा कि उन लोग भी थोड़ा सा मैन्योर बनाए और देखे कि कैसे बनता है मैन्योर। तो उन लोग ने क्या किया, उनके फ्रेंड्स के साथ, तो उन लोगों ने उनके फ्रेंड्स के साथ वेस्ट कलेक्ट किया, प्लांट्स का वेस्ट, वेजिटेबल्स का वेस्ट, फ्रूट्स के पील्स, उनके नियर बाय हाउसेस में, मतलब अड़ोस पड़ोस के नेबर्स में, उनके खुद के घर में देखा, गार्डन्स में देखा, तो उन लोगों ने कलेक्ट किया और उन लोग ने एक पिट में डाला, मतलब जो वेस्ट डिस्पोजल होता है एक डस्टबिन टाइप, तो उसमें डाला, जिसमें वेस्ट डिस्पोजल होता है तो उसमें डाला। कुछ टाइम के बाद जो ये डिकम्पोज हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, मैनुअल में कन्वर्ट हो गया। तो बहेली और बोझो को जानना है कि ये कैसे हुआ, कैसे, हाउ दिस हैपेंड। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी आप कर सकते हो। इसमें क्या है, सबसे पहले तो जो प्लांट इसलिए ऐसे कन्वर्ट होता है कि जो प्लांट वेस्ट होता है ना, वो कन्वर्ट किया जाता है मैन्योर में। अब मैन्योर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि प्लांट वेस्ट पील्स होते हैं वेजिटेबल फ्रूट्स के, तो उसको क्या कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोब्स होते हैं वो खा लेते हैं, उन लोग मतलब उनके एक्शन से खा लेते हैं। फिर उनके खाने के बाद क्या होता है ना, कि जो भी उनका बचा कुचा रहता है, मतलब मैन्योर बच जाता है, तो वो तो मैन्योर जो होता है ना, वो मतलब जो बचा कुचा रहता है लाइक वेजिटेबल पील्स फ्रूट्स का, तो वही उसे ही मैन्योर बोला जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में जो होता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो प्लांट्स में डाला जाता है, जो डेड डिकेइंग एनिमल्स रहते हैं वो ग्राउंड में होते हैं, तो वही मतलब कोई एनिमल्स जो होते हैं मरे हुए, तो वो जो ग्राउंड में मर जाते हैं तो वो भी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, तो वैसे ही मैन्योर बन जाता है। जो कोई लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स के टुकड़े फेंक देते हैं ज़मीन पे, तो वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स खा लेते हैं उसे, एक्ट कर देते हैं उस पर, तो फिर क्या करते हैं, वो मैन्योर बन जाता है। और आप देखोगे कि मतलब आपने डाला कुछ ग्राउंड पे, जैसे फ्रूट वेजिटेबल के पील्स, कोई एनिमल्स मरा हुआ है, तो वो मतलब कुछ टाइम के बाद गुम जाएगा, मतलब डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि ये इसीलिए होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है वो
डिकम्पोज कर लेते हैं, और डिकम्पोज करते और क्या करते हैं, डेड डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट को, प्लांट्स एनिमल्स को जो कन्वर्ट कर देते हैं एक सिंपल सब्सटेंसेस में, और वो सिंपल सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे, मैन्योर बोलेंगे। और ये सब्सटेंसेस जो हो जाते हैं वो प्लांट और एनिमल में डालते हैं, फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिग्रेड करने में यूज़ आते हैं, जो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस होते हैं, और ये क्या करते हैं, इसी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। आपको समझ में आया कि कैसे मैन्योर बना, कैसे हमारे एनवायरनमेंट क्लीन हुआ है, और कैसे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। अभी हमने बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए, हमने मेडिसिन्स जो बनाते हैं वो पढ़ लिए, कैसे फाइट करते हैं हमारी बॉडी में, कैसे हमारे क्लीन करते हैं हमारे एनवायरनमेंट। फिर अभी हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी वो माइक्रो जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मैंने जैसे बताया कि बेनिफिशियल भी होते थे बहुत सारे वेज में, बहुत सारे वेज भी बताए। अभी हम पढ़ेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं बहुत सारे वेज में। तो जैसे ये हमारे हमारे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स को डिजीज़ कॉज करते हैं, और ये डिजीज़ जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है वो डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। तो पैथोजेंस जो वो डिजीज़ जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड स्पॉइल कर देते हैं क्लोथिंग वे लेदर पे, है ना, तो वही भी ये भी इसका हार्मफुलनेस होगा। अभी जो डिजीज़ होती है वो कॉज करती है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमंस में। तो पैथोजेंस जो होते हैं हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, और जब जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, ऑब्वियसली हम सभी लोग ब्रीथ करते हैं, इसलिए इसीलिए वो पैथोजेंस हमारे ब्रीथ में आ जाते हैं। यही मतलब आ जाते हैं, जो वाटर हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसमें भी रहते हैं। तो जो ये ट्रांसमिटेड भी हो जाते हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। जैसे कोई एनिमल को बीमारी है तो वो एनिमल से हमें भी लग सकती है, बट एक इंसान को कोई बीमारी, उसने कुछ ख़राब से कपड़े पहने, उसने कुछ ख़राब से किया है, या उसको एक बीमारी है, तो वो बीमारी हमें भी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। जो माइक्रोबियल डिजीज़ होते हैं वो एक मतलब स्प्रेड होती रहती है, इन्फेक्ट होती रहती है, मतलब ये इंसान को था, ये इंसान हुआ, ये इंसान को मेरे से, ये इंसान को वहाँ से हुआ। तो वैसे ही होता है, और यही मतलब जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन को हुआ है, मतलब जैसे कोई भी जिसको डिजीज़ है, जैसे इस पर्सन को डिजीज़ है, जैसे इस पर्सन को डिजीज़ है, अब ये हेल्दी पर्सन है, ठीक है, जैसे हेल्दी पर्सन है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इसकी डिजीज़ इसमें गई, इसमें तो डिजीज़ रहेगी, बट इसकी डिजीज़ जो गई इसमें गई, तो ये क्यों हो गई, क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो इसी डिजीज़ को क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेबल डिजीज़। थ्रू हम स्नीज़ करते हैं, हमारे एयर, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, जो हम अगर हम सेम पानी पियेंगे, हम सेम खाने में खाएंगे, को सेम फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, तो इसी से हम होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसके एग्जांपल जैसे क्लोरेला है, कॉमन कोल्ड जो होता है में, फिर चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बोलते हैं ना आप, टीबी, वही डिजीजेस होती है। दिस ऑल डिजीज आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो कब जब कोई पर्सन सफ़र कर रहा होता है कॉमन डिजीज में, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ माइक्रो मॉइस्चर कैरिंग थ्रू थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस एंड आर स्प्रेड इनटू द एयर। मतलब क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि जो मलेरिया होता है, डेंगू होता है, वो कैसे कॉज होता है, जब एक पर्सन ने छींक मारी। जैसे एक पर्सन, मैं सोई हुई हूँ तो मेरे को कुछ बीमारी है तो नहीं, बट मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, तो जैसे मुझे कुछ हुआ है एग्जांपल, तो जैसे आई हैव फॉर एग्जांपल, देखो जैसे मुझे कोई बीमारी, तो मतलब मेरे को स्नीजिंग हो रही है, कोल्ड स्नीज है, कॉमन स्नीज है, तो वो मतलब क्या करेगा, वो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है वो किस में हो जाएगा, मतलब वो वायरस में स्प्रेड हो जाएंगे, पूरे एयर में स्प्रेड हो जाएगा, और वो एयर कोई दूसरा हेल्दी पर्सन लेगा तो उसे भी क्या हो जाएगा, वो इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा वाइल ब्रीथिंग, है ना, जो सांस लेगा तो उसको भी वो इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो यहाँ पर भोजो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, भोजो ने क्वेश्चन पूछा कि हम लोग ये डिजीज़ को स्प्रेड होने से, कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने से कैसे बचाएं। तो ये क्वेश्चन उसने पॉइंट का पूछा। तो पहेली क्या बोल रही है, हमने
पहेली ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया है कि हमें हमेशा जब हम लोग स्नीज कर रहे होते हैं हमारे माउथ पे हमें एक हैंकरचिप रखना चाहिए, या जो एक डिस्टेंस रखना चाहिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कुछ दूरी बतानी चाहिए, क्योंकि वो बीमारी है, वो बीमारी उसको है, तो वो बीमारी जब उस आपको आ जाएगी तो वो तो ठीक हो जाएगा बट आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ पहेली इज़ ट्राइंग टू आंसर यू। और यहाँ पर बताया है कि जो बहुत सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक्ट कैरियर्स जैसे एक्ट करते हैं और डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है ना। हाउस फ्लाई जो होती है वो एक सच कैरियर है। जो फ्लाइज होती है वो बैठती है गार्बेज में, मतलब कूड़ा कचरा में बैठती है। एनिमल एक्सक्रीटा में बैठती है, मतलब एनिमल के जो वेस्ट होते हैं एक्सक्रीटा रहती है, फेशियस होते हैं, उस पर बैठती है। पैथोजेंस जो होते हैं वो उनकी बॉडी पे स्टिक भी हो जाते हैं, कोई गाय, कोई बकरी, कोई ये वो कोई भी एनिमल को स्टिक होती है। फिर क्या होती है, वो हमारे आती है हमारे पास, फिर हमारे खाने में बैठती है, हमारे खाने में हम खाते हैं उससे, या हमारे ऊपर बैठती है, हमारा खून चूसती है हमारा, और खून भी देके जाती है, वो खराब 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 चीज़ें हमारे देके आती है। तो ऐसे भी होता है ना। तो ये जो भी मतलब ये कंटेमिनेटेड फूड खाता है, वो जो पैथोजेंस हमारे खाने में आके बैठते तो वो भी सिक हो जाएगा ना। तो इस चीज़ ऑलरेडी एडविसाइबल कि ये भी एडवाइस है कि हमेशा अपने खाने को कवर करके रखना चाहिए। ये अवॉइड करता है कंज्यूम करने से कुछ अनकवर्ड जो फूड आइटम्स होते हैं उससे। कुछ अलग एग्जांपल है कैरियर का, जो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जो मॉस्किटो काटता है, मलेरिया डेंगू होता है हमें, तो कैसे होता है, जो नॉर्मल मेल जो मॉस्किटो होता है वो काटता है तो हमें कुछ नहीं होता, बट वो काटता भी नहीं है। बट कभी जो फीमेल एनोफिलस जो मॉस्किटो होती है वो मतलब वही करती है। कौन करती है? मलेरिया कौन से उससे होता है, मॉस्किटो से, फीमेल एनोफिलियस मॉस्किटो से क्या होता है, हमें मलेरिया होता है। आपको याद रखना, ये नेम आपके एग्जाम में आ सकता है, जिसे हम प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। जो और जो फीमेल एडीज मॉस्किटो होती है वो डेंगू, जो डेंगू वायरस होता है ना वो उससे कॉज करती है। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग इससे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे जो सारे मॉस्किटोज़ है वो जो अपना पानी पीते हैं, है ना, तो हैंस मतलब अपना जो खराब सा थूक है, सलाइवा है, वो पानी में फेंकते हैं। और वो पानी जैसे आपने खुला रखा हुआ है जैसे कुछ जगह पे, अब मॉस्किटो आके बैठा, आपने देखा कि कुछ नहीं गिरा है तो आपने भी पी लिया उसको, बट मॉस्किटो आके उसने ब्रीड किया है उस वाटर में, तो क्या होगा, वो जो मॉस्किटो ब्रीड कर रहा है वो वाटर पे और आपने भी पी लिया, तो या इट विल हैपन। और आपने नहीं पिया तो भी वो होगा, क्योंकि आपके सराउंडिंग क्लीन नहीं है, ड्राई है। और क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है मॉस्किटो से ब्रीडिंग से। मतलब आपको कोई भी जगह पे वाटर कलेक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कूलर में कलेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको जो टायर्स रहते हैं उसमें कलेक्ट नहीं करना चाहिए, फ्लावर पॉट है उसमें भी कलेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब सूखा देना चाहिए आपको, मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। तो इसी से हम लोग जो मलेरिया का जो स्प्रेड है उसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस है जो कॉज करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो यहाँ पर देखो ह्यूमन डिजीजेज है, फिर कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिम्स है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, प्रिवेंटिव मेजर्स है। मतलब यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होते हैं, एयर में प्रिवेंट होता है। और ये कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, मिसेल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, और ये तीन क्या वायरस से होते हैं, ये एयर और एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में। और ये चारों के चारों किससे प्रिवेंट किया जा सकते हैं, हम अच्छे से पेशेंट को दूर रखें, वैक्सीनेशन दे सुटेबल एज में, मतलब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को वैक्सीन मिलनी चाहिए, जब बड़े हो गए तो बड़े में वैक्सीन होती है तो उन्हें मिलना चाहिए, है ना। फिर देखो यहाँ पर क्लोरिया और टाइफाइड जो इन दोनों बैक्टीरिया से होते हैं, खाना और पानी से होते हैं इन लोग। और ये कैसे प्रिवेंट किया जा सकते हैं, ये पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, हमें रोज़ बात करनी चाहिए, हमें ब्रश अप होना चाहिए, फिर एकदम अच्छा खाना खाना चाहिए, मतलब प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए, बॉइल्ड वाटर ड्रिंक लेना चाहिए, फिर वैक्सीनेशन लेना चाहिए, तो इसी से प्रिवेंट होता है ये दोनों। फिर हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से प्रिवेंट किया, मतलब वायरस से होता है।
वाटर में होता है। और ये प्रिवेंट कैसे किया जाता है? हम लोग को बॉयल ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो बॉयल करके पीना चाहिए और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और मलेरिया है जो प्रोटोजोआ मॉस्किटो से होता है। और अगर हम मॉस्किटो का नेट है तो वो मतलब हमें नहीं रखना चाहिए घर में। और जो पानी है हमारे सराउंडिंग्स में वो भी नहीं रखना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स है वो स्प्रे करना चाहिए, है ना। तो यही मलेरिया से होता है। कुछ जो कॉमन डिजीजेज होती है जो अफेक्ट करती है ह्यूमंस को, उनके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और जो फ्यू जनरल मेथड्स है वो भी प्रिवेंशन है, जो लिखे गए हैं टेबल 2.1 पे, जो हम लोग ने पढ़ा, यही वाला टेबल था ये जो हमने पढ़ा और यही बता रहे हैं वो, ठीक है। 2.1 वही टेबल है। अभी हम पढ़ते हैं उसके आगे, डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। जो डिजीज होती है वो कॉज करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स में होती है। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो ना ही डिजीज कॉज करते कुछ एनिमल्स या प्लांट्स में, बट ऑल्सो कुछ अलग एनिमल्स में, जैसे एंथ्रेक्स जो होता है वो एक डेंजरस ह्यूमन डिजीज है। और कैटल जो होता है वो डिजीज होता है बाय बैक्टीरियम। जो कैटल है वो एक डिजीज है, किससे कॉज होता है? बैक्टीरियम से। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय वायरस। जो फुट और जो माउथ की डिजीज होती है वो कैटल ये कॉज की जाती है वायरस से, ठीक है ना। जो बैक्टीरियम है इसे हम बोलते हैं एंथ्रेक्स डिजीजेस भी, जैसे बेसिलस एंथ्रासिस बोल सकते हैं। तो ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने 1876 में, ठीक है ना। फिर अभी हम पढ़ते हैं जो डिजीज कॉज करती है माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो प्लांट में, ठीक है। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे वीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल में और भी कुछ अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लांट्स में। तो जो डिजीज़ होती है वो रिड्यूस करती यील्ड ऑफ क्रॉप्स। जैसे कुछ प्लांट्स रहती है जो ये कंट्रोल किससे किए जाते हैं? ये कंट्रोल किए जा सकते हैं सर्टन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स से जो किल करते हैं माइक्रोब से, ठीक है ना। यहाँ पे एक और टेबल दिया गया है जो प्लांट डिजीजेज है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मतलब ये सिट्रस कैनकर है, तो ये जो है एक डिजीज़ है, प्लांट डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से कॉज होती है और एयर से ट्रांसमिशन, मतलब इसी से होती है, एयर से। फिर रस्ट ऑफ वीट है, ये फंगाई से होती है और एयर ऑफ सीड से होती है। फिर येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी, जो ओकरा होती है ना, ओकरा ओकरा मतलब भिंडी की सब्जी होती है ना, तो भिंडी की जो ये डिजीज़ होती है ओकरा बोलते हैं भिंडी को, ये वायरस से होती है और इंसेक्ट के ट्रांसमिशन से होती है। फिर अभी हम पढ़ते फूड पॉइजनिंग, मतलब वो जो फ्रेंड है उसने इनवाइट किया था उसको पार्टी में, उसने बहुत अलग अलग काइंड की उस खाना खाया, अलग अलग फूड स्टफ खाए। जब वो घर पे पहुंचा तो उसने वॉमिटिंग स्टार्ट की और उसको हॉस्पिटल में लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसको फूड पॉइजनिंग हुई है। पहली सोच रही है कि जो खाना होता है वो पॉइजन कैसे बन सकता है। अभी फूड पॉइजन कैसे होता है देखो मैं बताती हूँ। फूड पॉइजनिंग बहुत सारे लोगों को हुई होगी, आप में से बहुत सारे लोगों को भी हुई होगी। अगर आप लोग को हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कैसे हुई है फूड पॉइजनिंग और क्या रीज़न है वो फूड पॉइजनिंग का। तो यहाँ पर देखो, भोजों का रीज़न मैंने आप लोगों को बताया कि वो पार्टी में गया तो आपने उसने खाना खाया था। तो क्या आपका भी यही रीज़न है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो फूड पॉइजनिंग है वो जो कंजप्शन ऑफ फूड होता है, जब हम बहुत अलग अलग वेराइटी के खाने खा लेते हैं, बट जो हमारे मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो हमारे खाने पे होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं और हमने ये पॉइजनस फूड खा लिया, ये इसीलिए पॉइजनस हुआ था ये। तो अगर हमने खा लिया तो हमारी एकदम सीरियस बीमारी हो सकती है या हम लोग डेथ पे भी पड़ सकते हैं, हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जब भी हम खाना खाएं तो हम खाने को प्रिवेंट करें बाय स्पॉइलिंग, हमारा खाना स्पॉइल ना हो। और हम अलग 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 वैरायटी के खाना खाते हैं तो वो भी मतलब एकदम जिसे खाया नहीं जाता है, तो वो इसलिए हमारे पेट में गड़बड़ हो जाती है और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। डायरिया होता है ना, इसलिए डायरिया भी होता है। अभी हम पढ़ते हैं फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाता है। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि कुछ मेथड्स जो खाने को कैसे स्टोर, मतलब ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाता है। आपने अभी अगर आपको याद होगा सिलोज और ग्रीनरीज में स्टोर किया जाता है। बट अगर हमें जो बका हुआ खाना है घर पे उसे कैसे स्टोर किया जाता है?
अभी आपको पता है जो आपका एक ब्रेड लेफ्ट है जो मॉइस्ट कंडीशन में था, फंगस ने अटैक किया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं। और जो स्पॉइल्ड फूड होता है वो हमारी बेड एकदम गंदी स्मेल आता है और एकदम ख़राब टेस्ट होता है और एकदम उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड और केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर पूछा है जो फूड की स्पॉइलिंग होती है वो केमिकल रिएक्शन है क्या? तो पहली जो कुछ मैंगोज लाई थी, बट कुछ दिन पहले वो खा नहीं सकी क्योंकि उसने वहाँ पे उसको देखा कि वो खाने में मैंगोज़ में स्पॉइल्ड थे और वो रॉटन थे। बट उसको पता था कि जो मैंगो है, मैंगो का पिकल है उसकी ग्रैंड मदर ने बनाया, उसमें तो स्पॉइलिंग नहीं हुई है बहुत टाइम से। ना पहेली ने सोचा कि उसकी दादी ने बहुत टाइम से पिकल मतलब अचार बना के रखा था, बट वो अभी तक ख़राब नहीं हुआ और पहले आम आए, बाद में आम आए, फिर वो आम पहले ख़राब होगा उससे। तो वो कंफ्यूज हो गया कि हाउ इट कैन बी हैपन। मतलब देखो अभी पढ़ते हैं हम कुछ कॉमन मेथड्स जो हमारे होम्स में प्रिजर्वेटिव फूड मतलब खाना बचाने के लिए हेल्प आते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से भी बचा सकते हैं ये कुछ मेथड्स। तो कुछ केमिकल्स मेथड होते हैं हमारे होम में यूज़ आते हैं। तो जो सॉल्ट और एडिबल ऑयल होता है मतलब तेल और नमक जो होता है खाने वाला तेल, वो ये केमिकल जो है कॉमन केमिकल है जो जनरली यूज़ होता है चेक करने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में। तो यही अगर हम अचार में आपने देखा होगा तो एडिबल ऑयल और नमक डाला जाता है क्योंकि वो प्रिजर्व हो सके। तो हम जो ऐड करते हैं सॉल्ट और एसिडिक प्रिजर्व मतलब एसिड प्रिजर्वेटिव्स पिकल में, तो वो क्या करते हैं माइक्रोब्स के अटैक से बचाते हैं। जो सोडियम बेंजोएट होता है और सोडियम मेटा बिसल्फाइड होता है, वो जो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है ये जैम्स और स्क्वैशेस में चेक करने के लिए आते हैं कि वो स्पॉइलेज है कि नहीं है। नो नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रिजर्वेटिव बाय कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट है वो बहुत टाइम से प्रिजर्व करते आ रहा है कि अगर आपने देखा होगा कि मीट और फिश में लगाया जाता है और फिर उसको ड्राई कॉट मतलब जो कॉमन सॉल्ट है मिड फिश से कवर किया जाता है और फिर वो मतलब ड्राई सॉल्ट से, और फिर क्योंकि वो देखा जाता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ है कि नहीं है। जो सॉल्ट है वो आंवला, कच्चे मैंगोज, टेमारिंड, इमली, इसमें इसके प्रिजर्व में भी हेल्प आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रिजर्वेटिव है बाय शुगर। तो जो जाम्स, जेली, स्क्वाशेस है ये प्रिजर्व किया जाता है शुगर। जब शुगर लगाया जाता है तो ये मॉइस्चर को हटाता है और ये क्या करता है इनहिबिट्स करता है, जो कंटेंट करता है वो बैक्टीरिया ग्रोथ को स्टॉप करता है जो खाने को स्पॉइल नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रिजर्वेटिव बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल जो जो ऑयल है और विनेगर का यूज़ है ये स्पॉइलेज से प्रिवेंट करता है बाय पिकल्स, बिकॉज जो बैक्टीरिया होती है वो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। तो जो वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, फिशेस है, मीट है, ये भी प्रिजर्व किया जाता है इसी मेथड से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। आपने देखा होगा कि आपने मदर को कि जो जब दूध बॉयल करती है फिर स्टोर करते हैं और फिर यूज़ होता है। जो ये बॉयलिंग इसलिए करती है क्योंकि ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और सिमिलरली जब हमारा जो खाना होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है क्योंकि जो माइक्रोब्स का अटैक ना हो और माइक्रोब ज़्यादा बड़े ना हो मतलब ग्रोथ ना हो उनका। तो why does the milk that comes in packet not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? Now बुजुर्ग के माइंड में एक और क्वेश्चन है कि जो मिल्क है पैकेट्स में आते हैं वो स्पॉयल क्यों नहीं होता ना। हिज मदर टोल्ड हिम कि जो मिल्क होता है वो पेस्टुराइज होता है। उसको वो पूछा है कि पेस्टुराइजेशन क्या होता है। तो पेस्टुराइज मिल्क मतलब जो बॉइलिंग किया जाता है एज अ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, पहले ही मतलब बॉयल किया जाता है और फिर वो हीटेड किया जाता है 70 सेल्सियस टू फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, और फिर वो चिल्ड हो जाता है और स्टोर किया जाता है, फिर उसको एकदम पैकेट में डाल दिया जाता है और फिर वो प्रिवेंट फिर उसमें स्पॉइलिंग नहीं होती और फिर वो उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ भी नहीं होती है और वो प्रिवेंट करता है। तो यही है पेस्टुराइजेशन, और ये लुइस पेस्टुअर ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज एंड पैकिंग। ये इन दिनों में जो ड्राई फ्रूट्स है और इवन वेजिटेबल्स है ये सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में आते हैं क्योंकि इसमें अटैक ना हो माइक्रोब्स के, यही रीज़न है। नाइट्रोजन फिक्सेशन।
तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, आपने पढ़ा है कि 6-7 में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब हेल्प करता है लेग्यूमिनस, फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे पल्सेस होती है। तो इफ़ यू रिमेंबर दैट कि राइजोबियम जो होता है वो रहते हैं रूट नोड्यूल्स में बाय ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो जैसे बीन्स, पीज, जो जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। कभी कभी जो नाइट्रोजन होता है वो हेल्प जो फिक्स होता है थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, है ना। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, अभी हम पढ़ते हैं कुछ आगे। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स हैं विथ रूट नोड्यूल, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स और उसके साथ रूट नोड्यूल्स भी है। तो देखो ये आपको दिख रहा है ना कि कैसे फैले गए हैं, ये कैसे भी फैले गए हैं। और ये पहले मैंने आपको बताया था वो चैप्टर में कि सॉइल को लेवल किया गया है, फिर उसमें ये अंदर रूट्स है, ऊपर ट्री होगा, प्लांट होगा, कुछ भी होगा, बट ये लेग्यूमिनस प्लांट है और इसके रूट नोड्यूल्स निकल रहे ना। अभी हम पढ़ रहे नेक्स्ट टॉपिक जो है नाइट्रोजन साइकिल। हमारे जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है और 78% नाइट्रोजन गैस है। और जो नाइट्रोजन है एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि ये प्रोटीन का पार्ट है, क्लोरोफिल का पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का है, फिर विटामिन का पार्ट है। जो एटमॉस्फेरिक होता है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो डायरेक्टली नहीं ले जाता था बाय प्लांट्स और एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे जो सॉइल फिक्स करने में हेल्प मतलब होते हैं, प्रेजेंट होते हैं उसमें, और बाय द एटमॉस्फेयर, और जो ये कन्वर्ट किया जाता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। जब नाइट्रोजन कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल कंपाउंड्स में, तो ये यूटिलाइज किया जाता है प्लांट्स में फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। जो नाइट्रोजन होता है वो यूज़ होता है प्लांट सिंथेसाइज करने में प्रोटीन्स और भी कुछ अलग अलग कंपाउंड्स। तो जो एनिमल्स होते हैं वो फीड करते हैं प्लांट्स पे, क्योंकि उनको प्रोटीन मिलता है और अलग अलग नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी। तो जब प्लांट्स होते हैं वो, और प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं तो ड्राई होते हैं, तो जो बैक्टीरिया और जो फंगाई प्रेजेंट होता है सॉइल में वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजनियस वेस्ट में, और ये होता है कन्वर्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, जो भी यूज़ होता है प्लांट्स में वापस। तो जो सर्टेन बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कन्वर्ट किए जाते हैं कुछ नाइट्रोजन के पार्ट में, जो गोज बैक टू इनटू द एटमॉस्फेयर, वापस एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किए जाते हैं। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दिस एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन ये कन्वर्ट मतलब ये है बैक्टीरिया जो कंपाउंड्स में टर्न होता है ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजस गैस। फिर जो सॉइल के कंपाउंड्स है ये भी होगा इसमें। फिर जो बैक्टीरिया जो टर्न करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, ये बनाते हैं कंपाउंड्स नाइट्रोजन का। फिर जो नाइट्रोजन्स है वो फिक्स करता है बैक्टीरिया, और फिर एटमॉस्फेरिक साइकिल फर्स्ट ऐसे, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, और फिर ये होता है, फिर वापस एटमॉस्फेरिक में हो जाता है, फिर वापस लाइटनिंग होती है, फिर कंपाउंड्स ऑफ सॉइल में नाइट्रोजन में अब ये प्लांट्स अपटेक करते हैं, और फिर एनिमल्स खा लेते हैं प्लांट्स को, फिर नाइट्रोजन में वेस्ट होते हैं वो एक्सक्रीशन ऑफ डेथ में हो जाते हैं कन्वर्ट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हुआ, और आपको कैसा लगा ये चैप्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोगों को वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।